नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं अजय कुमार झा। भारत की राजनीति हर अगले दिन एक नए पड़ाव को पर पहुंच जाती है। हमें पता है किस तरह से भारत की राजनीति चल रही है, कितने इंटरेस्टिंग फेज में है। अपोजिशन पार्टियां खुद को कंसोलिडेट करने में लगी हैं और एनडीए भी पीछे नहीं है, वह भी कंसोलिडेट कर रहा है। छोटी छोटी पार्टियों को वो भी साथ लाने की कोशिशें कर रहा है, जहाँ से भी संभव हो वो भी कर रहा है। तो मैच बराबरी का है। अब बराबरी का है मतलब कि पार्टियों के संदर्भ में, परंतु एक्चुअल में लीडरशिप के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो यह बराबरी का है कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। यह तो समय बताएगा, क्योंकि मोदी जी जितने बड़े टॉवरिंग पर्सनालिटी बन चुके हैं देश में, और अपने काम के बदौलत, अपनी पहचान के बदौलत वो निश्चित तौर पर एक उन्हें महामानव के तौर पर भारत की राजनीति में खड़ा कर देता है। उनके सामने राहुल जी ने बहुत हिम्मत दिखाई है और वो उन्हें बार बार चैलेंज कर रहे हैं, और वो चैलेंज करके उनका भी जो एक कद है वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जा रहा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। अपोजिशन खेमे में भी राहुल जी का कद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और अब वो कितना बढ़ा है इसका टेस्ट तो चुनाव में ही होगा, परंतु यह आगे भी बढ़ेगा यह भी तय मानिए। लेकिन वो कहाँ तक पहुँच पाएगा, बस उसी की सारी कवायदें हैं। हम लोगों ने देखा कि वैसे तो राहुल जी ऑलमोस्ट अब इस चुनाव से के रेस से ही बाहर हो गए थे। जो मोदी सरनेम पर जिस तरह से उन्हें सज़ा गुजरात के कोर्टों के द्वारा मिली, और जिस वजह से उनकी सदस्यता चली गई बीच में, और अब 2-1 दिन पहले जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उस सज़ा पर रोक लगाई है, और इसके बाद उनकी सज़ा पर रोक लगने के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई, और अब राहुल जी फिर से हैं। अब फिर आगे क्या होगा वो भविष्य के गत में, इसलिए उस पर चर्चा आज की तारीख में तो हो नहीं सकती है। आज के कंटेक्स्ट में राहुल जी फिर से आ चुके हैं, और अब तक उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक फाइटिंग स्पिरिट जो उन्होंने दिखलाया है, ये उनके इमेज को और भी पुख्ता करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारत जोड़ो आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया था, उसमें एक अच्छी संख्या है ऐसे लोगों की जो यह मानते हैं कि उसमें उनकी छवि सुधरी, परंतु दूसरे खेमे में अगर आप देखें तो उतनी ही बड़ी संख्या ऐसी भी है लोगों की जो इससे कोई खास तरजीह देती नहीं है। पर उस पर भी हम जाएंगे नहीं। हमारा मसला जो है, अभी जो कल जो घटना घटी है, जिसमें कि केजरीवाल जी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। राज्यसभा में जो सर्विसेज बिल आया था वो हार गए, और वो हार गए तो अब कह ही सकते हैं कि बुरी तरह हारे। 131 मत पड़े हैं उनके खिलाफ, और अपोजिशन पार्टियों की संख्या 105 रही, तो वहाँ तो वो निकल गए, बाहर हो गए। अब ये कौन सा मसला था? मसला बहुतों को पता होगा, परंतु एक रिकैप के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक ऑर्डिनेंस जो सरकार ने लाया था सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के उस केस में हारने के पश्चात, जिसमें कि केजरीवाल जी को पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड रिलेटेड इश्यूज़ को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्र में काम करने की आज़ादी और स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी थी। उसको सरकार ने ऑर्डिनेंस ला करके तात्कालिक तौर पर रोक लगा दिया था, और उसी को एक बिल के रूप में लाने के बाद एक्ट में पास राज्यसभा के स्तर तक कर दिया गया है। अब तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो बन जाएगा, उस पर उनकी सिग्नेचर के बाद वो एक्ट बन जाएगा। अब इसमें काफ़ी कवायद हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल को पास करने के क्रम में लोकसभा में तो सबों को पता था कि मैसिव, मतलब ब्रूटल मेजॉरिटी में है एनडीए, तो वहाँ तो हारना तय था, मतलब इस बिल का निकलना तय था। और वहाँ से राज्यसभा में लोगों की कुछ उम्मीद बनी हुई थी कि उस तरह की मेजॉरिटी एनडीए के पास नहीं थी, तो माना जा रहा था कि
शायद हालांकि अगर कैलकुलेट करके देखें तो ऐसा नहीं था। 250 वहाँ मेंबर होते हैं राज्यसभा के भारत में, जिसमें कि 237 ही अभी हैं। और उसमें अगर आप देखें तो 119 का आंकड़ा मेजॉरिटी का होता, और वो 131 वोट लेकर के आ गए, तो निश्चित तौर पर यहाँ बिल पास हो गया। अब सवाल ये नहीं है, मैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पर अभी आना चाहता हूँ, वो ये कि ये बिल, इस पर अपोजिशन पार्टियां किसके साथ खड़ी थी? केजरीवाल जी के साथ खड़ी थी। और केजरीवाल जी के साथ मुख्य तौर पर कौन खड़ी थी? मुख्य तौर पर कांग्रेस खड़ी थी। और कांग्रेस के पास कितने सदस्य थे? 53 मेंबर्स थे, सबसे ज़्यादा। और कौन कांग्रेस? जिस कांग्रेस की सत्ता को हटा करके केजरीवाल जी ने दिल्ली की सत्ता अख्तियार की थी। वैसे तो अगर आप देखिए तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसे कि इंटीग्रेट कर दिया गया था, मतलब 3 जो म्यूनिसिपल अलग अलग कॉरपोरेशंस बना दिए गए थे दिल्ली में, वहाँ भी केजरीवाल जी ने भाजपा को भी हरा दिया। तो भाजपा दिल्ली क्षेत्र के लिए एक बड़ी पार्टी बन गई, वहाँ वह बार बार जीत रही है। और इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ इन्होंने जो कुछ भी काम किए थे उसको दिखला करके ये पंजाब में भी जीत गए। और पंजाब एक फुल फ्लेजेड स्टेट था जहाँ वो जीत करके आ गए, यहाँ इनकी सत्ता आ गई, भगवंत मान जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भाजपा को भी चैलेंज केजरीवाल जी लगातार कर रहे हैं। अब तक उन्होंने गुजरात में चैलेंज किया है, पिछली बार हिमाचल में चैलेंज किया, उत्तराखंड में चैलेंज किया, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक मूल रूप में इनका बढ़ना कांग्रेस की कीमत पर हो रहा था। मेरा मानना है कि वैसे तो अपोजिशन पार्टी इस बात का संतोष करेंगी कि एक लंबे समय के बाद 100 से ज़्यादा वोट इन लोगों ने राज्यसभा में लाया, 100 की संख्या पार कर गए। वो मेजॉरिटी में थे नहीं, फिर भी उन्होंने अपने जो सारे INDIA का जो संगठन है उसमें जितनी भी पार्टियां थी उनके साथ मिल करके वहाँ तक तो ये पहुँच गए। काफ़ी अपोजिशन के माँ खुश हैं, पर क्या उसे खुश होना चाहिए? खैर, अपोजिशन के माँ खुश हो ले, पर क्या कांग्रेस को खुश होना चाहिए? चूँकि मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इस बार फिर एक बड़ा शिकार कांग्रेस का ही करने वाले हैं। कांग्रेस जितनी भी सीटें गुजरात में ले पाएगा, जितनी भी सीटें दूसरे राज्य में ले पाएगा, और वहाँ अगर केजरीवाल जी से उसने अंडरस्टैंडिंग की तो उसकी खुद की कीमत पर ही होगी। क्योंकि केजरीवाल जी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आम जन में पॉपुलर तो हो ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब ये अलग बात है कि उनका मसला फ्री बीज का है, फ्री बीज वो बहाल करते हैं राज्यों में। लेकिन अब सवाल ये है कि भाजपा भी इससे बाहर तो है नहीं, भाजपा ने भी ये काम शुरू कर दिया है। लेकिन हाँ, भाजपा का कहना है और उस बात में दम है कि वो अनाप शनाप चीज़ों में फ्री बीज नहीं दे रही हैं, वो ज़रूरियात चीज़ों में ही दे रही हैं। अब कुछ भी किसी भी चीज़ में वो फ्री बीज नहीं दे रही हैं, वहीं दे रही हैं जहाँ लोगों को इसकी ज़रूरत है, जैसे घर, मकान, शौचालय। कोविड का समय आया था तो उस वक्त राशन पानी, और वो हालांकि अभी भी चल रहा है कुछ इसी तरह से। तो खैर, अब वो एक अलग बहस है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। मेरा आज का फोकस इस बात पर है कि अपोजिशन पार्टियां पहले तय कर लें कि वो आपस में कितना एक दूसरे को बचा करके आगे निकलेंगे। चूँकि ये जीवो जीवस्य भोजनम, जो संस्कृत में कहावत है ना, बस वो यहाँ लागू होता है। अपोजिशन पार्टी में सभी पार्टियां एक दूसरे का ही भोजन को ग्रास करती हैं, भाजपा भी करती है, और वो तो अपोजिशन में है, लेकिन साथ रह करके खा लेना ये काम तो अपोजिशन पार्टी में होगा ही। इस यहाँ पर बंगाल में भी होगा, गुजरात में होगा, पंजाब में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, जहाँ जहाँ भी अपोजिशन पार्टियाँ ऐसा करेंगी होगा। वैसे माना गया है कि अब ये लोग आपस में सीट शेयरिंग भी करेंगे। अब वो रास्ता अभी दूर है, अभी मुंबई के बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना कि मैं आपके लिए अपना सीट छोड़ दूं, चूँकि मैं अपने उस अलायंस में हूँ, तो क्या कोई पार्टी
खुद अपने सीट्स को लिमिट करके दूसरे को अपने ही खेमे के किसी दूसरे पार्टी को आगे बढ़ने देंगी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। मुझे लगता है कि यहीं पर अपोजिशन पार्टियों को फिर से आगे का राह कठिन होता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। और मोदी जी तो वैसे भी इन लोगों के लिए अपोजिशन खेमे में है और वो तो हर जगह लड़ने के लिए मुक्त हैं। हालांकि वो भी उस तरह से मुक्त नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी एक लंबी सूची है पार्टियों की जिसके साथ उन्हें कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और यह उन्होंने पहले भी किया था, इस बार भी करेंगे। लेकिन वहाँ सिंगल लीडरशिप है, एक ही पार्टी इतनी डोमिनेंट है कि वो दूसरी पार्टियों को अपने हिसाब से ही सीटें देंगी। और दूसरी बात ये कि ऑलरेडी उसकी खुद की मेजॉरिटी है लोकसभा में। अपोजिशन खेमे में ऐसा नहीं है। अपोजिशन खेमे में क्या है कि कुछ पार्टियां बहुत ही मजबूत हैं और इंडिपेंडेंटली काफ़ी मजबूत हैं अपने अपने राज्य में। आप केजरीवाल जी की बात कर लीजिए, ममता दीदी की बात कर लीजिए, और अखिलेश जी की भी बात कर लीजिए। वैसे वो हारे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में फाइट तो वही देंगे भाजपा को मुख्य तौर पर, अगर आप देखिए तो। या फिर आप साउथ चले जाइए, डीएमके को ले लीजिए। सारी पार्टियां अपनी अपनी जगह पर, चाहे जो भी हो, भले ही आज जगन मोहन रेड्डी जी हों या पटनायक साहब हों, उन लोगों ने भी साथ दिया हो, परंतु वहाँ भी तो इन लोगों को फाइट करना वहाँ उनसे ही है। तो मतलब ये लोग अपने अपने जगह पर मठाधीश हैं, वो अपनी सत्ता के उनके पास है, वो लोग ताकत हैं। भाजपा के पास ऐसी दूसरी पार्टियां नहीं हैं जो उतनी ताकतवर हों। इसका फ़ायदा, एडवांटेज भाजपा को मिलेगा। अपोजिशन खेमा यहीं पर मार खाने की मुझे लग रहा है कि यही स्थिति अपोजिशन खेमे के लिए बनेगी। लेकिन फिर वो सब बातें आगे करेंगे। लेकिन आज तक भी यही दिख रहा है कि केजरीवाल जी हार कर भी राज्यसभा और लोकसभा में जो सर्विसेज बिल था, जिसमें अब वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं कर पाएंगे इस एक्ट के पास हो जाने के बाद से, जब वो राष्ट्रपति जी की मोहर लग जाएगी, तो यहाँ पर वो हार कर भी मुझे जीते हुए से नज़र आते हैं। अब भाजपा इसे कैसे लेती है, और खैर भाजपा को तो लड़ना ही है, चाहे जो भी केजरीवाल सामने हो या कांग्रेस सामने हो या जो कोई भी हो। ये समस्या अपोजिशन का है, एनडीए का नहीं है। अगर आपको मेरा एनालिसिस सही लग रहा है, आकलन ठीक ठाक लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और जब आप ये सब करेंगे तो उसके पहले लाइक तो करेंगे ही, इतना तो बनता है। थैंक यू। जय हिंद।